नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था पाल शैली के बारे में। तो आज जो हमारी क्लास में इसमें हम आपको बताएंगे अभ्रंश शैली के बारे में। तो जो अभ्रंश शैली है इसको अलग अलग नामों से भी इसको पुकारा जाता है। जैसे कि अभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी बोला जाता है, इसको जैन शैली, गुजराती शैली और इसको अभ्रंश शैली, इन सभी नामों से इसको बुलाया जाता है। इसी को फिर अलग अलग विद्वानों ने, गुजराती शैली को किस विद्वान ने नाम दिया और ऐसी पश्चिम भारतीय शैली को क्या क्या किस किस ने नाम दिया, तो वो सभी हम आपको बताएंगे। तो नोट कीजिए, हेडिंग डालिए अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश अपभ्रंश शैली। तो जो अपभ्रंश शैली है इसके अन्य नाम क्या है? इसको बोला जाता है, तो अपभ्रंश शैली ही बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है पश्चिमी भारतीय शैली। क्या बोला जाता है? पश्चिमी भारतीय शैली। नेक्स्ट इसको बोला जाता है गुजराती शैली। इसी को जैन शैली भी बोला जाता है, जैन शैली। और ग्राम्य या ग्रामीण शैली भी बोला जाता है इसे। इसी को प्राकृत शैली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृत शैली। तो ये इसके अन्य नाम है। अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी बोला जाता है, गुजराती शैली भी, जैन शैली, ग्राम्य या ग्रामीण शैली, या फिर इसको बोला जाता है प्राकृत शैली। इसी को अलग अलग विद्वानों ने इनको नाम दिया। जैसे कि पश्चिमी भारतीय शैली, इस शैली को किसने नाम दिया? ये पश्चिम भारतीय शैली, अपभ्रंश शैली को जो पश्चिम भारतीय शैली दिया, ये किसने नाम दिया था? तो ये दिया है आपका विद्वानों ने, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने दिया ये नाम? आनंद कुमार स्वामी जी ने। ये नाम किसने दिया है? आनंद कुमार स्वामी ने। और जो अपभ्रंश शैली जो है ये नाम दिया है रायकृष्ण दास जी ने। रायकृष्ण दास जी ने नाम दिया है। नेक्स्ट इसी में आती है गुजराती शैली। इसको जो दिया है, इसको दिया है एनसी मेहता ने, जिनका पूरा नाम है नानालाल चमनलाल मेहता। किसने दिया है? एनसी मेहता जी ने इसको गुजराती शैली नाम दिया। इनका पूरा नाम क्या है? नानालाल चमनलाल मेहता। क्या नाम है इनका? नानालाल चमनलाल मेहता। इसी में नेक्स्ट है जैन शैली। तो जैन शैली जो नाम दिया, ये दिया परसी ब्राउन जी ने। किसने दिया? परसी ब्राउन जी ने। तो ये नाम दिए रायकृष्ण दास जी ने अपभ्रंश शैली नाम दिया, और पश्चिमी भारतीय शैली जो नाम दिया आनंद कुमार स्वामी ने जी दिया। गुजराती शैली जो नाम दिया था वो किसने दिया? एनसी मेहता जी ने। और नेक्स्ट है जैन शैली, जो कि दिया परसी ब्राउन जी ने। इसी में आता है कि इसका अपभ्रंश शैली का जो केंद्र है वो क्या है? तो अपभ्रंश शैली का जो मेन केंद्र है वो है महाराष्ट्र। क्या है अपभ्रंश शैली का केंद्र? इसका जो केंद्र की ओर बात करें तो अपभ्रंश शैली का केंद्र क्या है? महाराष्ट्र। लेकिन जो आनंद कुमार स्वामी जी हैं उन्होंने अपभ्रंश शैली का केंद्र माना है मारवाड़। क्या माना है? आनंद कुमार स्वामी जी के अनुसार आनंद कुमार स्वामी जी ने क्या नाम माना है इसका? मारवाड़। आनंद कुमार स्वामी जी ने माना है मारवाड़। इसी में बताते हैं कि जो एनसी मेहता जी ने क्या केंद्र माना है अपभ्रंश शैली का? एनसी मेहता जी का नाम है नानालाल चमनलाल मेहता। एनसी मेहता जी ने क्या माना है? गुजरात। एनसी मेहता जी ने माना है इसका केंद्र गुजरात। तो ये हो गए इसके केंद्र। मेन केंद्र अगर बात की जाए अपभ्रंश शैली का क्या है? महाराष्ट्र है। आनंद कुमार स्वामी जी ने मारवाड़ माना है, और इसी में एनसी जो मेहता जी हैं उन्होंने क्या माना है? एनसी मेहता जी ने माना है गुजरात। तो ये हुए इसके केंद्र, और अलग अलग विद्वानों ने जो इसको नाम दिया, ये नाम हो गए। अब हम बताएंगे आपको अपभ्रंश शैली का जो विस्तार रहा वो कहाँ पे रहा, क्षेत्र विस्तार। अपभ्रंश शैली का क्षेत्र विस्तार पश्चिम में, एक तो गुजरात में, राजस्थान, पंजाब,
और मालवा। इन क्षेत्रों में अभ्रंश शैली का विस्तार रहा पश्चिम में, ये पश्चिम के क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है पूर्वी क्षेत्र। तो जो पूर्वी क्षेत्र है वो कौन से हैं? जौनपुर, बिहार, जौनपुर, बिहार, बंगाल और अवध। क्या आएगा? और है अवध। इसी में आता है दक्षिण के जो क्षेत्र है वो आता है महाराष्ट्र। दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है महाराष्ट्र। इसी में नेक्स्ट है विदेशों में। विदेशों में जो इसका जो क्षेत्र विस्तार रहा, एक तो नेपाल में रहा, म्यांमार में और कंबोडिया में। नेपाल में, विदेशों में, विदेशों में बात की जाती है किसके में? नेपाल में, म्यांमार में और कंबोडिया में। इन जगहों पर इसका क्षेत्र विस्तार रहा। ठीक है, ये इसमें इसका विस्तार रहा। इसी में जो भी इंपॉर्टेंट है पहले हम आपको इसमें बता देते हैं, फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कि अभ्रंश शैली में जो जैन पोथियां हैं उसके बारे में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है पहले उसे नोट कर लीजिए। इसमें पूछ लिया जाता है कि अभ्रंश शैली को और अन्य नामों से किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। मेन इसमें एक जैन शैली पूछ लिया जाता है और इसमें गुजराती शैली किसे बोला जाता है ये पूछ लिया जाता है। ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, जो कि इसके एनसी मेहता ने नाम रखा और ये परसी ब्राउन जी ने। अभ्रंश शैली का मेन किसने रखा है? राय कृष्णदास जी ने। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसी में इसका जो केंद्र पूछ लिया जाता है, मेन केंद्र तो महाराष्ट्र ही है। आनंद कुमार स्वामी जी के अनुसार पूछा है तो मारवाड़ है, एनसी मेहता जी के अनुसार पूछा जाए तो गुजरात है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र विस्तार की। तो जो क्षेत्र विस्तार है, पूर्वी क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं इसमें, जैसे जौनपुर पूछ लिया जाता है, बिहार, और इसमें बंगाल के बारे में इसमें पूछ लिया जाता है। पश्चिम क्षेत्र में भी पूछ लिया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र में जैसे गुजरात पूछा जाता है इसी में, और मालवा क्षेत्र पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गए इसके पश्चिम और पूर्वी के जो क्षेत्र विस्तार है। नेक्स्ट अब हम आपको जो बताएंगे, हेडिंग डालिए नेक्स्ट है इसमें, कि अभ्रंश शैली की जो जैन पोथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अभ्रंश शैली की जैन पोथियां। क्या है? अभ्रंश शैली की पोथियां, प्रमुख जैन पोथियां। अपभ्रंश शैली की पोथी सबसे पहले आती है जैन पोथियां। जैन पोथियां नंबर 1 इसमें है निशीथ चूनी। कौन सी है? निशीथ चूनी। नेक्स्ट इसी में आती है विशेषावश्यक। विशेषावश्यक। फिर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। नेक्स्ट अंग सूत्र। फिर नेमिनाथ सूत्र। कौन सी है? इसी में नेमिनाथ, इसी में आ गई नेमिनाथ चरित्र, सॉरी नेमिनाथ चरित्र, और इसमें क्या आएगा? नेमिनाथ चरित्र और उत्तराध्ययन चरित्र। उत्तराध्ययन सूत्र इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आएगा 10 वैकालिक कथा। क्या आएगा? 10 वैकालिक कथा। 10 वैकालिक कथा। और आएगा संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र। नेक्स्ट धर्माम्बुध। धर्माम्बुध। तो ये जो है ये सारी जैन पोथियां हैं। निशीथ चूनी, विशेषावश्यक, कल्पसूत्र, अंगसूत्र, नेमिनाथ चरित्र, इसी में उत्तराध्ययन सूत्र, 10 वैकालिक कथा और संग्रहणी सूत्र और धर्माम्बुध। ये सारी क्या हैं? ये हैं सारी जैन पोथियां। तो सबसे जो प्राचीन जो पोथी है जैन पोथी वो है निशीथ चूनी। ये क्या है? सबसे प्राचीन पोथी है। सबसे प्राचीन पोथी कौन सी है? जैन पोथियों की अगर बात की जाए तो निशीथ चूनी जो है सबसे प्राचीन पोथी है। अब हम बात करते हैं
प्रमुख हिंदू पोथियों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख हिंदू पोथी, हिंदू पोथी। तो इसमें आ जाएगा बाल गोपाल, बाल गोपाल स्तुति। नेक्स्ट आ जाएगा दुर्गा सप्तशती। इसी में आ जाएगा नेक्स्ट पांडव चरित्र। क्या आएगा? इसी में पांडव चरित्र। और आएगा इसमें गीत गोविंद। क्या आएगा? इसी में आ जाएगा इसमें नेक्स्ट गीत गोविंद और मार्केंड पुराण और रति रहस्य। क्या आएगा? मार्केंड पुराण और आएगा इसमें रति रहस्य। तो ये क्या है? ये सारी जो है ये टोटल है हिंदू पोथियां। इसमें जो मेन जो पोथी है एक तो गीत गोविंद है। इसमें गीत गोविंद पोथी के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी पोथी है? ये हिंदू पोथी है। अभ्रंश शैली की कौन सी पोथी है? ये हिंदू पोथी है। एक इसमें दुर्गा सप्तशती के बारे में पूछ लिया जाता है, मार्केंड पुराण के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निश्चित चूड़ी। तो जैन पोथियों में पूछ सकते हैं कि सबसे जो प्राचीन पोथी है वो कौन सी पोथी है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे प्राचीन पोथी है जैन पोथियों में निश्चित चूड़ी। और बाकी कुछ में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें एक कल्पसूत्र इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कौन सी पोथी है ये? हिंदू पोथी है या फिर ये जैन पोथी है? कौन सी? तो आप बताओगे जैन पोथी है। इसी में एक है नेमिनाथ चरित्र और धर्माम्बुध। ये जो पोथियां हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी की सब आपको एक नजर डालनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोथियां हैं वो ये है। इसी में नेक्स्ट नोट कीजिए धर्म इतर पोथी। नेक्स्ट क्या है? धर्म इतर पोथी, जो कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चौर पंचाशिखा और कामसूत्र। ये है धर्म इतर पोथी। धर्म इतर पोथी बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी है? पहली है इसमें चौर पंचाशिखा पोथी और नेक्स्ट इसमें सेकंड कौन सी है? कामसूत्र। सेकंड कौन सी है इसमें? कामसूत्र। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो चौर पंचाशिखा जो पोथी है इसके रचनाकार है बिल्लर है। इसके रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन है इसके रचनाकार? बिल्लर इसके रचनाकार है। तो ये जो पोथियां हैं दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि धर्म इतर पोथी के अंतर्गत कौन कौन सी पोथियां आती हैं? तो आप बताएंगे एक तो चौर पंचाशिखा पोथी आती है और एक आती है कामसूत्र पोथी। कौन सी आती है? कामसूत्र पोथी। नेक्स्ट आते हैं इसी में अभ्रंश शैली के पटचित्र। क्या आएंगे? अभ्रंश शैली के पटचित्र, जिसमें बसंत विलास आएगा और पंचतीर्थ आएगा। अभ्रंश शैली के पट चित्र, जिसमें पहला क्या आएगा? बसंत विलास और नेक्स्ट है इसमें पंचतीर्थ। अब इसमें बात करते हैं जो बसंत विलास है, इसके जो रचनाकार हैं, सॉरी चित्रकार जो हैं, इसको चित्रित किया जिन्होंने, वो है रत्नागिरी जी। कौन है इसके चित्रकार? रत्नागिरी। कब चित्रित की गई थी ये? 1451 ईस्वी में। इसका टाइम पीरियड है 1451। जो इसके शासक रहे तो वो कौन है? इसके शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन। अहमद शाह कुतुबुद्दीन। ये क्या है? ये है इसके शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन। तो इसमें ये जो है रत्नागिरी, ये चित्रकार है। इन्होंने कब चित्रित की थी बसंत विलास? जो पटचित्र है, बसंत विलास क्या है ये पूछा जा सकता है एग्जाम के। अपभ्रंश शैली के पटचित्र कौन कौन से हैं? तो पटचित्र में बसंत विलास है और एक पंचतीर्थ है। तो ये इसके जो चित्रकार है रत्नागिरी जी हैं। 1451 में चित्रित की गई है बसंत विलास और इसके जो शासक रहे अहमद शाह कुतुबुद्दीन इसके शासक रहे। इसी में इसके जो खोजकर्ता है वो एनसी मेहता थे। क्या है इसके खोजकर्ता? एनसी मेहता। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? इसके खोजकर्ता हैं
एनसी मेहता, जिनका नाम क्या है, नानालाल चमनलाल मेहता, ये इसकी खोज करता है बसंत विलास के। इसका जो विषय है प्रेम प्रेमिका, इसका प्रसंग रहा है। इसका जो विषय रहा है वो क्या रहा है, विषय प्रेम प्रेमिका का प्रसंग। विषय रहा है प्रेम प्रेमिका का प्रसंग। प्रेम प्रेमिका का प्रसंग इसका विषय है। शैली की बात की जाए इसमें, बसंत विलास में कौन सी शैली है, वर्णात्मक। कौन सी शैली है, वर्णात्मक इसमें शैली है। इसी की अगर बसंत विलास की बात की जाए, इसकी रंग योजना कैसी है, तो जो इसकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें पृष्ठभूमि में लाल रंग का प्रयोग किया गया, और इसके जो आगे जो इसमें जो रंगों का जो प्रयोग किया गया बाकी की चीजों में, तो उसमें लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, इसमें सॉरी इसकी पृष्ठभूमि में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में, बसंत विलास की पृष्ठभूमि में पीले रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसी में जो बसंत विलास जो है, बसंत विलास जो पटचित्र है, इसमें प्रमुख रूप से फाल्गुन मास का इसमें वर्णन किया गया है। किसका किया गया है, फाल्गुन मास का इसमें वर्णन किया गया है। बसंत विलास में किसका वर्णन किया गया है, फाल्गुन मास का। फाल्गुन मास का इसमें वर्णन किया गया है, और इसमें इसको ऋतु संहार से इसको संबंधित माना गया है। कालिदास की ऋतु संहार जो उससे संबंधित माना गया है इसको, कालिदास की ऋतु संहार से इसको संबंधित माना गया। इसको क्या है, फाल्गुन मास की इसमें मतलब वर्णन किया गया है बसंत विलास में, और इसको ऋतु संहार से इसको संबंधित इसको माना गया है। इसी में रंग योजना हम आपको बता ही चुके हैं। जो इसकी रंग योजना है, इसकी पृष्ठभूमि में पीले रंग का प्रयोग हुआ है, बाकी का इसमें लाल, पीले और नीले रंगों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो अब बात करते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पोथी हमने आपको बताई थी कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, हिंदू पोथियां बता दी आपको, और वो हो गई जैन पोथियां। अब धर्म इतर पोथी में चौर पंचाशिका और कामसूत्र दोनों ही है। इसमें पूछा जा सकता है कि चौर पंचाशिका पोथी जो है वो कौन सी पोथी है, तो धर्मितर पोथी है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वेल्लर। अब है अभ्रंश शैली के पटचित्र, ये आ गया पटचित्र। अभी तक तो पोथियां थी वो, धर्मितर पोथी, हिंदू पोथी, जैन पोथी। नेक्स्ट इसमें आते हैं अभ्रंश शैली के पटचित्र। तो पटचित्र में बसंत विलास एक पटचित्र है, एक पंचतीर्थ पटचित्र है। तो जो बसंत विलास है इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हुआ है। जो बसंत विलास है इसके जो रचनाकार हैं वो रत्नागिरी जी हैं, और जो शासक रहे अहमद शाह कुतुबुद्दीन रहे। टाइम पीरियड 1451। तो इसमें शासक के बारे में नहीं पूछा जाता, पूछ भी लिया जाता है, लेकिन ज्यादा जो पूछा जाता है वो रत्नागिरी जी के बारे में पूछा जाता है। रत्नागिरी जो है रचनाकार है इसके, तो बसंत विलास के रचनाकार रहे इनके बारे में पूछा जाता है। टाइम पीरियड भी इसमें पूछ लिया जाता है, तो इसमें इसके रचनाकार को अच्छे से नोट कीजिए। इसी में आता है इसके विषय के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो बसंत विलास का जो विषय है वो क्या है, तो आप बताएंगे प्रेम प्रेमिका का प्रसंग रहा है इसमें, और शैली इसकी वर्णात्मक है। तो यही है इसमें। एक इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाल्गुन मास, कि इसमें किसका वर्णन किया गया, फाल्गुन मास का। ये सब नहीं पूछा था कि इसको कालिदास की ऋतु संहार संबंध माना गया है, लेकिन फाल्गुन मास का इसमें वर्णन हुआ है बसंत विलास में। और विषय पूछा जाता है, प्रेम प्रेमिका का विषय है। खोजकर्ता भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। तो ये बसंत विलास में ये चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कल्पसूत्र जो है कैसी है, एक जैन पोथी है। इसके रचनाकार हैं भद्रबाहु जी। तो कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ नोट भी कराया है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भद्रबाहु जी। कौन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु जी। तो ये कागज पर चित्रित की गई सबसे पहली पोथी के बारे में पूछा जाए कि कागज पर पहली चित्रित की गई सबसे पोथी कौन सी है, चित्रित पोथी, मतलब सबसे पहले कागज पर चित्रित पोथी, एक कागज पर
चित्रित पोथी सबसे पहली कौन सी है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये 15वीं सदी में चित्रित की गई थी। टाइम पीरियड है इसका 15वीं सदी, और इसको 100 बार से अधिक इसको चित्रित किया गया था। कितना? कामसूत्र को 100 बार से अधिक इसको चित्रित किया गया। अब बात करते हैं कागज पर लिखित पहली पोथी, तो कौन सी है? पंचरक्ष। पंचरक्ष ये क्या है? पहली लिखित पोथी है। पहली ये लिखित पोथी है पंचरक्ष। ये क्या है? पहली लिखित पोथी है। इसी में आ जाएगा कागज पर मुद्रित पोथी। कागज पर जो मुद्रित पोथी है वो है डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। कौन सी है? डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। ये मुद्रित पोथी है। मुद्रित पोथी की बात की जाए, मुद्रित जो पोथी है वो है डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। कौन सी है? डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। तो पंचरक्ष जो है ये लिखित पोथी है। चित्रित पोथी की बात की जाए तो कल्पसूत्र है, जो कि 15वीं सदी में इसका टाइम पीरियड है 15वीं सदी, 100 बार से अधिक ये लिखी गई है। और मुद्रित पोथी की अगर बात की जाए तो कौन सी है? मुद्रित पोथी। मुद्रित पोथी, मुद्रित पोथी है डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में अंतर है। चित्रित पोथी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कल्पसूत्र, पूछा जाए लिखित पोथी तो आप बताएंगे पंचरक्ष, और पूछा जाए मुद्रित पोथी तो आप क्या बताएंगे? डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। ये क्या है? डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ जो है मुद्रित पोथी है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है। लिखित पोथी, चित्रित पोथी, अपभ्रंश शैली की और मुद्रित पोथी, तो आप तीनों के बारे में इसमें बताएंगे। इसी में नेक्स्ट नोट कीजिए इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, अपभ्रंश शैली की जो विशेषता है। चलिए तो अब नोट कीजिए, नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग डालिए अपभ्रंश शैली की विशेषता। अपभ्रंश शैली की, तो जो अपभ्रंश शैली की विशेषताओं में क्या है? यहाँ पर सवाचस्म चेहरों की दिखता है। तो जो हमने आपको कल जो बताई थी पाल शैली, उसमें भी सवाचस्म चेहरों की दिखता है, और अपभ्रंश शैली में भी सवाचस्म चेहरों की अधिकता है। अपभ्रंश शैली की विशेषता, तो इसमें क्या है? अपभ्रंश शैली में सवाचस्म चेहरों की अधिकता है, और इसमें जो है नाक जो है मतलब काफी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, और जो गाल है वो अनुपात से बाहर निकले हुए दिखाए गए गाल भी, और जो ठोड़ी है वो बहुत चपटी बना दी गई है, जैसे गुठली के समान छोटी सी चपटी सी बनाई गई है इसमें जो ठोड़ी बनाई गई है। इसी में अगर बात करते हैं अपभ्रंश शैली की जो आंखें हैं वो परवल के समान बताई गई है, जिसमें उग्रता का भाव दिखाई दे, मतलब क्रोध में दिख रही है, वो उग्र स्वभाव की दिख रही है आंखें इसमें। और इसमें इसी में अपभ्रंश शैली में क्या है कि सबसे ज्यादा अपभ्रंश शैली में बात करें चित्रकला की, तो इसमें क्या है? सबसे ज्यादा अपभ्रंश शैली में सबसे बड़ी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ी आंखें बनाई गई हैं अपभ्रंश शैली में। पाल शैली में दूसरे नंबर पर बनाई गई हैं, और नेक्स्ट जो है पहाड़ी शैली की एक आती है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसौली शैली, उसमें तीसरे नंबर पर बड़ी आंखें बनाई गई हैं। तो अपभ्रंश शैली की पहली विशेषता नोट कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें सवाचस्म चेहरों की अधिकता है। क्या है? सवाचस्म चेहरों की अधिकता है। नाक बाहर निकली हुई बना दी गई है, बाहर निकली हुई बना दी गई है। इसी में जो गाल है वो अनुपात से बाहर है, गाल अनुपात से बाहर निकाल दिए गए हैं। बात करते हैं इसकी ठोड़ी की, तो जो ठोड़ी है वो गुठली के समान बना दी गई है, चपटी, गुठली के समान छोटी और चपटी सी बना दी गई है। इसी में नेक्स्ट क्या है? सेकंड हेडिंग है इसमें। इसकी जो विशेषता है वो है सेकंड विशेषता, इसकी जो आंखें हैं अपभ्रंश शैली में जो आंखें बनाई गई हैं परवल के समान बनाई गई हैं, परवल के समान आंखें बनाई गई हैं।
जिसमें उग्रता का भाव दिखाई देता है, इसमें उग्रता का भाव दिखाई, जिसमें उग्रता का भाव दिखाई देता है। तीसरी जो इसकी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है इसमें कि इसमें सबसे बड़ी जो आंखें बनाई गई हैं, अभ्रंश शैली में सबसे बड़ी आंख बनाई गई है। तीसरी हेडिंग क्या है, सॉरी तीसरी विशेषता है इसकी कि इसमें सबसे बड़ी आंखें अभ्रंश शैली में बनाई गई हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ी आंखें अभ्रंश शैली में बनाई गई हैं। सेकंड नंबर पर बनाई गई है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो पाल शैली में बनाई गई है। किसमें बनाई गई है? पाल शैली में। और तीसरे नंबर पर बनाई गई है बस उसके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है बसौली शैली। पहाड़ी शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसौली शैली। पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है बसौली शैली। इसमें भी आंखें बड़ी बनाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी आंखें जो हैं अभ्रंश शैली बनाई गई, दूसरे नंबर पर पाल शैली में, और तीसरे नंबर पर जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं बसौली शैली में, जो कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। इसी में बताते हैं कि पाल और अभ्रंश शैली में चेहरे, देखिए पाल और अपभ्रंश शैली में चेहरे जो बनाए गए हैं वो बनाए गए सवाचस्म चेहरे। कैसे बनाए गए? सवाचस्म चेहरे बनाए गए हैं। कैसे चेहरे बनाए गए? इसमें सवाचस्म चेहरे इसमें बनाए गए हैं। अब बात करते हैं मुगल, राजस्थानी, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी। इसमें जो बनाए गए हैं एक चश्म चेहरे। इसमें कैसे बनाए गए हैं? एक चश्म चेहरे। इसमें एक चश्म चेहरे इसमें बनाए गए हैं। अब बताते हैं इसी में एक चश्म चेहरे इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है इसी में? नेक्स्ट है कंपनी शैली। कंपनी शैली में बनाए गए हैं 1.5 चश्म चेहरे। कंपनी शैली में कैसे बनाए गए हैं? 1.5 चश्म चेहरे। 1.5 चश्म चेहरे जो बनाए गए हैं वो बनाए हैं कंपनी शैली में। ईरानी शैली में बनाए गए हैं 1.25 चश्म चेहरे। ईरानी शैली में, ईरानी शैली में कैसे बनाए गए? 1.25 चश्म चेहरे। तो 1.25 चश्म चेहरे किसमें बनाए गए हैं? ईरानी शैली में। 1.25 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। तो ये विशेषताएं ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक ये पूछा जाता है सवा चश्म चेहरों की दिखता है, ये भी पूछ लिया जाता है इसमें। मेन इसमें पाल और भ्रंश के बारे में हमने आपको बता दिया। सवा चश्म चेहरे बने हैं, या तो ऐसे पूछा जा सकता है एक सही 1/4 या सवा चश्म चेहरे। इसको ऐसे मुगल राजस्थानी में एक चश्म चेहरे पाए जाते हैं, कंपनी शैली में 1.5 एक सही 1/2 चेहरे, और ईरानी शैली में एक सही 3/4 2 चश्म चेहरे का इसमें वर्णन बताया गया है ईरानी शैली में। इसी में बताते हैं अभ्रंश शैली में कि अभ्रंश शैली में क्या है? प्राकृतिक दृश्यों का इसमें अभाव है। इसमें कदली, केले के वृक्ष इसमें सबसे ज्यादा इसमें बनाए गए हैं। कदली के, केले के जो वृक्ष हैं इसमें सबसे ज्यादा इसमें बनाए गए हैं। नारियल के भी बनाए गए हैं इसमें। और अभ्रंश शैली में ही अगर बात करें कि सभी जगह पर जो सीमा रेखाएं हैं वो एक जैसी प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनको किसी हाथ से नहीं बनाया गया, उनको किसी निब की सहायता से बनाया गया हो, एकदम स्ट्रेट दिख रही है वो। तो उसमें क्या है? कोमलता का भाव उसमें नष्ट हो गया है। क्या है इसमें? अभ्रंश शैली में सीमा रेखाएं जो हैं सीधी दिख रही हैं, एकदम सीधी
दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी निब से बनाई गई है, किसी निब से बनाई गई है, जिससे कि इनकी कोमलता नष्ट हो गई है। नष्ट हो गई है। इसी में क्या है, नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ जो इसमें विशेषता है वो ये है कि इसमें प्राकृतिक दृश्यों का इसमें अभाव है। प्राकृतिक दृश्यों का क्या है, अभाव है। इसमें कदली और कदली मतलब केला, कदली वृक्ष और नारियल के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट इसकी पृष्ठभूमि में जो है, इसकी पृष्ठभूमि में पीले रंग का प्रयोग किया गया इसकी पृष्ठभूमि में, बाकी का इसमें लाल पीले नीले सभी रंगों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें रंगों में जैसे कि लाल पीले नीले काले सफेद रंगों का, सफेद रंगों का प्रयोग किया, सफेद रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में बताते हैं कि अभ्रंश शैली में जैन तीर्थंकरों को भी विभिन्न रंगों से चित्रित किया गया है। जैन तीर्थंकरों को विभिन्न रंगों से चित्रित किया गया है, जैन तीर्थंकरों को। जैन तीर्थंकरों को विभिन्न रंगों में चित्रित किया गया है, जैसे कि ऋषभदेव जी को स्वर्ण रंगों में बनाया गया, नेमिनाथ जी को किसमें बनाया गया, काले रंग में। नेमिनाथ जी को काले रंग में बनाया गया है और पार्श्वनाथ जी को बनाया गया है नीले रंग में। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी, इनको बनाया गया है पीले रंग में, पीले रंग में। तो ये जैन तीर्थंकर हैं, इनको अभ्रंश शैली में अलग अलग रंगों में इनको बनाया गया है। जैसे कि ऋषभदेव जी को स्वर्ण रंग में बनाया गया है, नेमिनाथ जी को काले रंग में बनाया गया है, पार्श्वनाथ जी को किसमें बनाया गया है, नीले रंग में, और महावीर स्वामी जी को पीले रंग में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है चारों ही, तो इनको आप नोट करेंगे। इसी में जो अभ्रंश शैली है, तो अभ्रंश शैली में जो सीमा रेखाएं बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं काले रंग में। कैसे बनाई गई हैं सीमा रेखाएं, काले रंग में बनाई गई है। पृष्ठभूमि लाल रंग से बनाई गई है, जो पृष्ठभूमि है वो लाल रंग से बनाई गई है अभ्रंश शैली में, और सीमा रेखाएं किससे बनाई गई है, काले रंग से। तो इसे आप देख लीजिएगा, बाकी किसकी यही इसकी जो है इंपॉर्टेंट विशेषता रही है। तो आप हमको इजाजत दीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।